हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे दर्शाइए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा इसका बेसिक सीख लेते हैं कि बेसिक लेवल क्या है इसका। एक परिमेय है, मान लीजिए कि p एक अभाज्य संख्या है। p क्या एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या यानी कि 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 5, 7। ठीक है, ऐसी अभाज्य संख्या कोई p है। यदि p ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहाँ a एक धनात्मक पूर्णांक है। a क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक है, यानी कि संख्या रेखा है जी, जिस पे 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है। तो ये सब क्या है? ये धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक, ये सब क्या है? धनात्मक पूर्णांक हैं। 0, 1, 2, इधर माइनस का 1, -2, सिर्फ अपन को इनसे मतलब है। ये क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। तो ए कोई एक ही जगह पे कोई 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 या 4, 10, 20, 40, मतलब कोई पूर्णांक होना चाहिए, एक पूरा अंक साफ सुथरा। जैसे 1.2 नहीं होना चाहिए, 2.4 नहीं होना चाहिए, कटा पिटा नहीं होना चाहिए, जहाँ एक धनात्मक पूर्णांक है। और ये क्या बोल रहा है? p ए स्क्वायर को विभाजित करती है, यानी कि p का भाग यदि ए स्क्वायर में जाता है तो p का भाग a में भी जाना चाहिए। यदि p ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, यानी कि यदि p का भाग ए स्क्वायर में जाता है तो p का भाग a में भी जाना चाहिए, यानी कि अपने पास p बराबर 10 है। ठीक है, p बराबर क्या है? नहीं, a बराबर मान लो 10, a बराबर 10 है, p बराबर 5। यदि a बराबर 10 है, यदि 5 का भाग 10 की घात 2 में जा रहा है तो 5 का भाग तो 5 का भाग 10 में भी जाना चाहिए। यदि 5 का भाग 10 की घात 2 में जा रहा है, मतलब ए स्क्वायर में जा रहा है, p का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, तो 5 का भाग 10 में भी जाना चाहिए। वो ये बोल रहा है, अगर अपने पास 4 की घात 2 में 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है, 2 अट्ठे 16, तो 2 का भाग 4 में भी जाना चाहिए। वो ये कह रहा है। ठीक है, यदि p ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी। समझ में? अगर 5 का भाग 10 की घात 2 में जा रहा है तो 5 का भाग 10 में भी जाना चाहिए। अगर 2 का भाग 4 की घात 2 में जा रहा है तो 2 का भाग 4 में भी जाना चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है हमारा? दर्शाइए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको हम मानेंगे परिमेय संख्या। तब हमें पता चलेगा, अगर ये परिमेय संख्या नहीं निकली तो ये होगी अपनी अपरिमेय संख्या है, तो हम उल्टा मानेंगे। हल दो बिंदी का मतलब है इस प्रकार है। इसका क्या मतलब है? हल इस प्रकार है। अपन लिखेंगे माना √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो इसे अपन p/q के रूप में लिख सकते हैं। भाई परिमेय संख्या को कैसे लिख सकते हैं? p/q के रूप में। परिमेय संख्या कैसी होती हैं? p/q के रूप में होती हैं। p/q के रूप में q बराबर नहीं होना चाहिए 0। ठीक है, कॉमा p व q सह अभाज्य हैं। p व q क्या है? सह अभाज्य हैं।
यहाँ मैं थोड़ा आपको समझा दूँ, मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है समझ में नहीं आया होगा। देखो, √2 हमने माना, √2 माना हमने, √2 क्या एक परिमेय संख्या है। जब √2 परिमेय संख्या है तो इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में, p/q के रूप में मतलब परिमेय संख्याओं को, यानी कि q बराबर नहीं होना चाहिए 0। अगर q बराबर 0 हुआ तो p के बटे में 0 आ जाएगा, तो ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब अनंत हो जाएगा। तो आंसर का तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि क्या आ जाए, तो 0 नहीं होना चाहिए पहली बात। तो दूसरा, p/q सह अभाज्य हैं, सह अभाज्य हैं, यानी कि p/q कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। जैसे 2/3, p बराबर 2 मान लो, q बराबर 3 मान लो, तो 2/3 ये क्या है, सह अभाज्य संख्या है, यानी कि जिनका HCF कितना आ रहा है, HCF 1 आ रहा है। जैसे अपने पास 4/12 हो तो ये क्या है, ये p/q रूप में नहीं है, ये सह अभाज्य संख्या नहीं है, ये कट सकती हैं। इसको काटेंगे तो कितना आएगा, इसको 4 × 4 = 12, इसको मानेंगे अपन सह अभाज्य संख्याएं, यानी कि जिनमें से कुछ भी कॉमन ना आए। जैसे 2 और 3 है, जिनमें से कुछ कॉमन नहीं आएगा, सिर्फ एक कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो इनको बोलेंगे सह अभाज्य संख्याएं। तो p/q क्या है, p/q सह अभाज्य है, यानी कि ये अब कट नहीं सकती, ठीक है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब कर लो इसको, q का गुणा √2 में करो, √2q बराबर p, यानी कि q बराबर कितना आ जाएगा, p/√2। ये स्टेप फिक्स है बिल्कुल, ये आ गया अपने पास। अब वर्ग कर दो, वर्ग करने पर तो ये क्या आ जाएगा, वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा q² / p², इधर आ जाएगा √2, √2 का वर्ग होगा तो 2 बचेगा। देखो अपने पास √2 है, इस पे और एक और वर्ग लगा दिया, ठीक है, वर्ग कर दिया, अब इससे ये कट जाएगा तो 2 बचेगा, यानी कि √2 का मान कितना होता है, √2 का कितना होता है 1/2। जब 2 पे घात 1/2 लगी है, फिर इस सारे पे घात एक कितना लगी है 2, तो घात का घात में क्या होता है, घात के ऊपर घात लगी हो तो गुणा होता है, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 1 बचेगा, 2 की घात 1, यानी कि अपना 2 आ गया, ठीक है, तो ये 2 अपना आ गया। इसको दे दो अपन समीकरण 1 दे दो, ठीक है, समीकरण 1 दे दिया। अब अपन लिखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण बात, हमने देखो यहाँ क्या देखा, p/q क्या है, सहभाज्य संख्याएं, यानी कि परिमेय संख्याएं कैसी होती हैं, पूर्णांक होती हैं, अंश बटे हर के रूप में। परिमेय संख्याएं कैसी होती हैं, पूर्णांक संख्या होती हैं। p/q क्या है, पूर्णांक संख्याएं। जब p/q पूर्णांक है तो q² भी क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए कि नहीं। परिमेय संख्याएं कैसी होती हैं, पूर्णांक होती है ना, एक पूर्णांक के रूप में होती हैं परिमेय संख्याएं। जो p/q है वो क्या है, पूर्णांक है, मतलब सहभाज्य है, 2/3 है सहभाज्य है, तो 2 पूर्णांक है ना, 3 भी पूर्णांक है, तो मतलब q पूर्णांक है। अब जब q पूर्णांक है तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे चूंकि q पूर्णांक है, जब q पूर्णांक है तो q² भी पूर्णांक होना चाहिए, इसीलिए q² भी पूर्णांक होना चाहिए ना। एक बात बताओ,
एक बात बताओ, जब अपने पास 2 है, 2 पूर्णांक है, तो 2 की घात बरक कर दो तो 4, तो ये भी पूर्णांक निकलेगा। तो जब q पूर्णांक है तो q स्क्वायर भी पूर्णांक होगा। जब q स्क्वायर पूर्णांक होगा तो फिर लिखेंगे इसीलिए हम, जब q स्क्वायर पूर्णांक है तो q स्क्वायर के बराबर में क्या है, p स्क्वायर बटे 2, यानी कि जब ये पूर्णांक है तो इसके बराबर a है, तो p स्क्वायर बटे 2 भी पूर्णांक होना चाहिए। तो हम फिर लिखेंगे इसीलिए p स्क्वायर बटे 2 भी पूर्णांक है, बिल्कुल होना चाहिए। p स्क्वायर बटे 2 भी पूर्णांक है। जब ये 2 पूर्णांक हैं तो 2 का भाग p स्क्वायर में जा रहा है ना भाई। पूर्णांक कब होते हैं, जब पूर्णांक का भाग पूर्णांक में जा रहा है। 2 का भाग इसमें दिया, 2 का भाग p स्क्वायर में दिया, तो पूर्णांक ये निकल के आया है, तो 2 का भाग p स्क्वायर में जा रहा है। तो हम बोलेंगे क्या, इसीलिए p स्क्वायर 2 से भाज्य है। p स्क्वायर में 2 का भाग जा रहा है क्योंकि ये दोनों एक पूर्णांक है। जब पूर्णांक है तो p स्क्वायर में 2 से भाज्य है, मतलब p स्क्वायर में 2 का भाग जाना चाहिए, तो जा रहा है। जब p स्क्वायर 2 से भाज्य है, ठीक है, मतलब 2 का भाग p स्क्वायर में जा रहा है, तो फिर p में 2 का भाग भी जाना चाहिए, यानी कि p 2 से भाज्य होगा। एक बात बताओ, फिर में क्या सीखी थी हमने 1.2 अभी सीखी कि अगर 2 का भाग p स्क्वायर में जा रहा है तो 2 का भाग p में भी जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए कि नहीं, जाना चाहिए। ये स्टेप्स थोड़े ना कठिन है, इनको कठिन है, 2-3 बार आप रिवीजन करोगे ना पक्का आ जाएंगे, मेरे को पता है पक्का। अगर इस वीडियो को ना एक बार और देख लेना, मैं गारंटी दे रहा हूँ पक्का ही समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। अब देखो p 2 से भाज्य है, p 2 से भाज्य है। एक बात बताओ, जब p का भाग, जब 2 का भाग p में जाएगा, 2 का भाग p में जाएगा तो कुछ तो आएगा, तो 2 का भाग p में दिया तो अपने पास क्या आ गया, माना k1 आ गया, माना p में 2 का भाग दिया, k1 आ गया, ठीक है। जहाँ k1 क्या है, k1 एक पूर्णांक है, ठीक है, k1 एक पूर्णांक है, ठीक है। p में 2 का भाग दिया तो कुछ तो आएगा, तो अपने पास k1 आएगा, k1 आ गया। k1 एक क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत बार बताया आपको कि पूर्णांक क्या होता है। k की जगह पे 2 आ सकता है, 4, 6, 8, 10, 15, 20, ठीक है। इसका गुणा कर दो, p बराबर 2k1, ठीक है। 2 ये आ गया अपना समीकरण 2, दे दो इसको, समीकरण 2 दे दो। समीकरण 1 अपने पास था ही। अब देखो p का मान, देखो p का मान रखेंगे किस में, समीकरण 1 में, यहाँ रखेंगे p का मान। तो अब लिखेंगे, अब अपन लिखेंगे p का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, p का मान समीकरण 1 में रखने पर। समझते जाना, बहुत आराम से समझा रहा हूँ। अगर तुम्हें लग रहा हो कि सर आराम से समझा रहे हैं तो स्पीड बढ़ा लेना वीडियो की, ठीक है, जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा। वैसे तो आराम में ही समझना चाहिए। p का मान समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 अपने पास ये रहा, समीकरण 1 कितना, k स्क्वायर बराबर, p का मान कितना है अपने पास, p का कितना मान है, p का मान ये रहा, p बराबर 2k1, यानी कि p की जगह मान रखेंगे 2k1 का होल स्क्वायर बटा 2।
अब कितना आ जाएगा, क्यू स्क्वायर बराबर यानी कि 4k1/2, यानी कि क्यू स्क्वायर बराबर 2k1 आ जाएगा। यानी कि यहाँ से k1 का मान निकाल लो अपन, k1 बराबर क्यू स्क्वायर बटे 2। ठीक है, सॉरी मैं यहाँ भूल गया। यहाँ इसका देखो, इसका अगर 4 होगा, इसका k1 स्क्वायर होगा, इसका वर्ग होगा, तो यहाँ k1 स्क्वायर आएगा, यहाँ k1 स्क्वायर। ठीक है, k1 स्क्वायर, फिर वही बात लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चूँकि ये क्या है, चूँकि k1 एक पूर्णांक है। क्यों है k1 एक पूर्णांक, क्यों है k1 एक पूर्णांक, हमने माना था कि k1 एक पूर्णांक है, ये माना था हमने। जब p में 2 का भाग दिया था तो k1 आया, तो k1 एक पूर्णांक है। तो यहाँ क्या है, k1 एक पूर्णांक है। जब k1 पूर्णांक है तो k1 पूर्णांक है, इसीलिए k1 का होल स्क्वायर भी पूर्णांक होगा। भाई जब k1 पूर्णांक है तो k1 का स्क्वायर भी पूर्णांक होना चाहिए। जब k1 का स्क्वायर पूर्णांक है तो k1 स्क्वायर के बराबर में a सब है, क्यू स्क्वायर बटे 2। जब k1 स्क्वायर पूर्णांक है तो a सारा भी पूर्णांक होना चाहिए। तो हम लिखेंगे, तो हम कहेंगे इसीलिए, क्या कहेंगे, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, इसीलिए क्यू स्क्वायर बटे 2 भी पूर्णांक है। जब जिद पूर्णांक है भाई, पूर्णांक संख्या क्या होती हैं, पूर्णांक संख्या है, यानी कि यही 2/3 ये क्या है, पूर्णांक है। 4/6 ले लो, ये क्या है, पूर्णांक है। मतलब काटा पेड़ी करेंगे तो 2 दूनी 4 2 3 6, तो पूर्णांक ही आएगा। मतलब 2 का भाग p स्क्वायर में जा रहा है, q स्क्वायर में जा रहा है 2 का भाग, तो हम क्या लिखेंगे, इसीलिए क्यू स्क्वायर 2 से भाज्य है। भाई एक बात बताओ, 2 का भाग q स्क्वायर में दिया, क्या आया, k1 स्क्वायर आया। k1 एक पूर्णांक है तो ये सारा भी पूर्णांक है। 2 का भाग q स्क्वायर में गया होगा तभी तो k1 स्क्वायर आया है, क्योंकि इसके बराबर में a है, इसके बराबर में a है, कैसे भी लिख सकती हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, क्यू स्क्वायर 2 से भाज्य है, इसीलिए जब क्यू स्क्वायर 2 से भाज्य है, यानी कि 2 का भाग क्यू स्क्वायर में जा रहा है, तो फिर क्या, क्यू 2 से भी भाज्य होगा। यानी कि अगर क्यू स्क्वायर 2 से भाज्य है तो क्यू भी 2 से भाज्य होगा। इसको काट दो, क्यू यहाँ भी लगा दो। ठीक है, क्यू भी 2 से, इसको दोबारा लिख देता हूँ मैं, गलत हो गया, क्यू भी 2 से भाज्य होगा। ये तो हमने प्रीमियम में सीखा है, जब 2 का भाग क्यू स्क्वायर में जा रहा है तो 2 का भाग क्यू में भी जाना चाहिए, है ना, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। एक बात बताओ, जब 2 का भाग 4 की घात 2 में जा रहा है, यानी कि ये कोई क्यू का मान मान लो, जा रहा है 4 चौक 16/2 8, तो 2 का भाग 4 में भी जाना चाहिए, जो कि जा रहा है। अगर 2 का भाग क्यू स्क्वायर में जा रहा है तो 2 का भाग क्यू में भी जाना चाहिए। तो हमने लिख दिया कि क्यू भी 2 से भाज्य है। अब बताओ, जब क्यू में 2 का भाग जा रहा है तो कुछ तो आएगा, तो माना k2 आ गया, यहाँ लिख दो k2 एक पूर्णांक है। क्या है, जब 2 का भाग क्यू में गया, 2 का भाग क्यू में गया तो k2 आ गया,
कुछ तो आएगा जब भाग जाएगा तो। यहाँ लिख दो माना Q में 2 का भाग दिया तो K2 आ गया। K2 एक पूर्णांक है, ठीक है। यहाँ क्या निकल के आ जाएगा, तो Q बराबर 2K1। क्या आ गया, Q बराबर 2K1। तो फिर इसको बोलेंगे, तो फिर Q बराबर 2K1। ये आ गया अपना कितना, समीकरण आ गया अपना कितना आ गया, देखूँ मैं, देखो तो इसको दे दो समीकरण 4, और ये अपना पीछे था ना ये वाला, कौन सा वाला, ये वाला, ये वाला, इसको दे दो समीकरण 3, ठीक है। अब ध्यान से देखना, समीकरण 2 अपने पास ये रहा, इस एग्जाम में नहीं लिखना है, ठीक है। ये गलत, ये मैंने समझाने के लिए बताया था। समीकरण 2 अपना क्या है, P बराबर 2K1। समीकरण 4 अपना क्या है, समीकरण 4 Q बराबर 2K1। लेकिन हमने क्वेश्चन में क्या लिखा था कि P व Q क्या है, P व Q क्या है, सह अभाज्य हैं, यानी कि P व Q सह अभाज्य हैं जिनमें से कुछ भी कॉमन नहीं है। लेकिन यहाँ हमने क्या देखा, यहाँ समीकरण 4 में 2 है और समीकरण 2 में 2 है, यानी कि 2 कॉमन आ रहा है। मतलब हमारा क्या था, P व Q सह अभाज्य था। P व Q क्या था, सह अभाज्य, जो कि हमने कहा था कि सह अभाज्य है, यानी कि इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। छह ऐसी संख्याएं जैसे 2/3 है जिनमें से कुछ भी कॉमन नहीं है, जिनका HCF क्या है, 1 आना चाहिए, यानी कि सिर्फ 1 कॉमन है। लेकिन यहाँ क्या है, P का मान कितना है अपने पास, लेकिन यहाँ तो सब गड़बड़ हो गया, क्योंकि P का मान है अपने पास 2K1, ठीक है। और Q का मान कितना है अपने पास, Q का मान यहाँ 2 है, 2K2। लेकिन इसमें क्या 2 कॉमन आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, मतलब उभयनिष्ठ आ रहा है, उभयनिष्ठ। 2 क्या है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन है 2। लेकिन हमने पढ़ा था पीछे कि P व Q सहअभाज्य हैं, लेकिन यहाँ तो गलत हो गया, 2 कॉमन आ रहा है। लेकिन ये समीकरण 2 और 4 क्या बोल रहा है कि P व Q सहअभाज्य नहीं है, P व Q सहअभाज्य नहीं है। समीकरण 4 और समीकरण 2 ये बोल रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे, अब हम समीकरण 4 के बाद लिखेंगे समीकरण, क्या लिखेंगे, समीकरण 2 व 4 से स्पष्ट है कि, समीकरण 2 व 4 से स्पष्ट है कि 2P व Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। मतलब अतः P व Q सह अभाज्य नहीं है, P व Q सह अभाज्य नहीं है। अब उसके बाद लिखेंगे जो कि हमारी पूर्व कल्पना का विरोधाभास है। यानी कि हमने जो पीछे कल्पना की थी ना कि P व Q सहअभाज्य हैं, हमने जो कल्पना की थी ना कल्पना, हमने माना था कि √2 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या है तो P व Q सहअभाज्य होना चाहिए। हमने कल्पना की थी, सपना देखा था पीछे कि P व Q सहअभाज्य हैं। लेकिन यहाँ क्या निकल गया,
यहाँ दो दो पी व क्यू का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड निकल गया, यानी कि कॉमन निकल गया। तो जो हमारी कल्पना थी, पूर्व कल्पना, उसका विरोधाभास है, यानी कि उसका विरोध हो रहा है। तो हम लिखेंगे अतः हमारी पूर्व कल्पना क्या है, गलत है। हम मानते हैं हमने जो पीछे कल्पना की थी वो हमारी गलत है। अतः √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। हमने अपनी गलती मान ली, हमारी जो पूर्व कल्पना थी वो हमारी क्या थी, गलत थी। ठीक है, समीकरण 2 व 4 से स्पष्ट है कि 2 p व q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, अतः p व q सहअभाज्य नहीं है। जब गुणनखंड कॉमन आ गया, 2 क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, यानी कि 2 कॉमन आ रहा है, तो p व q सहअभाज्य नहीं है, जो कि हमारी पूर्व कल्पना का विरोधाभास है। अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। बस यही आ गया इसका आंसर। मुझे पता है कुछ समझ में नहीं आया होगा थोड़ा थोड़ा, लेकिन इस वीडियो को मैं बोल रहा हूँ अपने मैं कुछ भी आदेश मान लो या कुछ भी मान लो, एक बार और देखना इस वीडियो को, पक्का समझ में आ जाएगा। ऐसा मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो नहीं मिलेगा यूट्यूब पर, आप देख लेना एक बार पढ़ के। ठीक है, चलो यही पैटर्न यूज करना है जो मैंने किया है शुरू से। ठीक है, √3 निकाल सकते हो, √5 निकाल सकते हो, 7 निकाल सकते हो, 11, 15, ऐसे ढेरों निकाल सकते हो। ठीक है, √3, 5, 7, 11, सेम यही पैटर्न यूज करना है और कुछ भी नहीं करना है। चलो ठीक है, बाय। ठीक है।